तो इसका जो आंसर आएगा वो थर्ड वाला वेक्टर आता है। थर्ड वाला वेक्टर मतलब आई और के अलावा जो थर्ड है वो जे है। अब पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आई के बाद जे का गैप है, आई क्रॉस के है तो ये नेगेटिव आएगा, तो एक नेगेटिव बाहर पड़ा हुआ है, तो ये क्यू वी बी एंड जे यूनिट वेक्टर। इसका मतलब जो लगने वाली फोर्स होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो जे डायरेक्शन, जे मीन्स वाई एक्सिस में है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में वो मूव करेगा। तो ये तरीकाकार एक तरीकाकार है जिससे हमने इसको डायरेक्शन बता दी पॉजिटिव वाई एक्सिस में। इसके अलावा हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी बता सकते हैं। As a charged particle moves in the presence of magnetic field, it will experience a magnetic deflecting force. Given that the velocity in positive x direction and the magnetic field in negative z direction, F is equal to q v cross b। ये रिलेशन यूज़ करेंगे। q की जगह पे प्लस ई, क्योंकि ये प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव बाहर आ गया, सेम वही वाली एक्सप्लेनेशन है, plus E V B and J. The magnetic field will be in positive magnetic force will be in positive y direction. Proton will turn toward, क्योंकि x एक्सिस में जा रहा था तो x एक्सिस से वो y की तरफ फोर्स लगी है तो टर्न हो जाएगा y डायरेक्शन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। Two charged particles are projected into the region where there is a magnetic field perpendicular to their velocities. If the charges are deflected in opposite direction, what can you say about them? अगर ये जो चार्जेस हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएं तो इसका क्या मतलब है। फ़र्ज़ करें कि एक रीजन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर दो चार्जेस एंटर होते हैं और एक चार्ज जो है वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाता है और एक चार्ज अपवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हमें पता है कि अगर ये दो चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुए हैं, सेम डायरेक्शन से एंटर हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों अपोजिट चार्जेस हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि इस रीजन में अगर एक चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन से आ रहा है और एक चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन से आ रहा है, और अब अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो सेम है, सेम चार्ज है। और जबकि अगर सेम चार्ज इस सेम डायरेक्शन की तरफ से आ रहे हों और अपोजिट डिफ्लेक्ट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये अपोजिट चार्जेस हैं। Magnetic force on a charged particle is F is equal to Q into V cross B. If the charges are deflected in opposite direction, the F is equal to E into V cross B and F is equal to minus E V क्रॉस बी। दोनों पॉजिटिव नेगेटिव होने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन हो सकता है या प्रोटॉन हो सकता है। Then these oppositely charged particles may be electron and the positron antiparticle of electron. पॉजिट्रॉन के अलावा प्रोटॉन भी कह सकते हैं क्योंकि चार्ज उसका भी इक्वली होता है, प्लस ई चार्ज। क्वेश्चन नंबर 18। Suppose that the charge q is moving in a uniform magnetic field, कि चार्ज q है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में विद वेलोसिटी v, वाई देयर इज नो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स दैट एक्ट ऑन अ चार्ज। वर्क डन क्यों नहीं करती, उससे पहले हमने देख लिया ऊपर क्वेश्चन के अंदर कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन असल में एफ डॉट डी के बराबर होता है। डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और अगर इसको ओपन करूँ तो ये एफ डी कॉज ऑफ थीटा आएगा। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान में एंगल 90 डिग्रीज होगा तो जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होता है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करती है, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से एंगल 90 बनेगा जिसकी वजह से वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन force and displacement. Magnetic force is always perpendicular to displacement
and then work will be equal to 0. Hence, if the charge q is moving in a uniform magnetic field with velocity v, there is no work done by the magnetic force. Question number 19. If a charged particle moves in a straight line through a some region space, can you say about the magnetic field in the region is 0? अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है मीन्स अनडिफ्लेक्टेड है, तो इसका मतलब है दो रीज़न है, या तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है या फिर थीटा ज़ीरो या 180 डिग्रीज है। तो ये हमने पहले देखा है क्वेश्चन। दो रीज़न हो सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो या फिर थीटा ज़ीरो या 180 के इक्वल हो। क्वेश्चन नंबर 20. Why does the picture on TV screen becomes distorted when the magnet is brought near the screen? अगर स्क्रीन के नज़दीक एक मैग्नेट को लेके आते हैं तो उसकी जो पिक्चर है, अगर टीवी स्क्रीन के नज़दीक एक मैग्नेट को लेके आते हैं तो उसकी पिक्चर डिस्टॉर्टेड हो जाती है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि अगर आप पिक्चर को देखें, स्क्रीन को देखें, तो स्क्रीन के ऊपर असल में जो पिक्चर हम देख रहे होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन की फ्लोरेसेंस होती है जो स्क्रीन के ऊपर हम देख रहे होते हैं। तो ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट है, उसकी फ्लोरेसेंस की वजह से हमें पिक्चर नज़र आ रही है। अगर मैं इसके नज़दीक एक मैग्नेट लेके आता हूँ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेट लाने की वजह से इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को अफेक्ट करेगा और इनके पाथ को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे। तो स्क्रीन जो असल में जो टीवी स्क्रीन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं और वो आके स्क्रीन पे टकराते हैं और उनकी फ्लोरेसेंस की वजह से हमें पिक्चर नज़र आती है। When an electron strikes on the fluorescent screen TV, we are able to see the image on TV screen. If we bring the magnet near the screen, magnetic force will act on a moving electrons and they will be deflected from their path. Hence, the picture on the screen will be distorted. Question number 21. Is it possible to orient the current loop in a uniform magnetic field such that the loop will not tend to rotate? Explain. क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप एक करंट कैरिंग लूप जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें लेकिन वो रोटेट ना करे? तो रोटेट के लिए जो टार्क है वो किसके बराबर होता है? NIBA cos ऑफ अल्फ़ा। अगर ये अल्फ़ा एंगल 90 डिग्रीज हो जाए तो फिर टार्क ज़ीरो हो जाएगा, तो वो रोटेट नहीं करेगी। तो एंगल 90 का मतलब अल्फ़ा का एंगल कौन कौन सा है? ये प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में है। If we place current carrying coil in a magnetic field, it will tend to rotate. Tau is equal to torque is equal to NIBA cos alpha. Alpha is the angle between the plane of the coil and the magnetic field. If we orient the current loop perpendicular to the magnetic field, then loop will not tend to rotate. कि उसकी जो प्लेन है, प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसे हो कि अगर ये कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो, तो प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। एरिया वेक्टर जो है वो उसके पैरेलल है, जबकि प्लेन परपेंडिकुलर है, तो इस केस के अंदर जो टार्क होगा वो ज़ीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 22. हाउ कैन अ करंट लूप बी यूज टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? जो करंट लूप है वो कैसे बता सकती है प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? अगर तो टार्क ज़ीरो हो डिफरेंट ओरिएंटेशंस पे, डिफरेंट ओरिएंटेशंस के ऊपर, तो फिर इसका मतलब है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है। लेकिन अगर टार्क ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। If we place a current loop in a magnetic field, it will tend to rotate. Tau is equal to NIBA cos of alpha. Alpha is the angle between plane and magnetic field. A current loop can be used to determine the presence of magnetic field. If the loop rotates in a given region of space, it indicates the presence of magnetic field.
इफ लूप डज नॉट रोटेट ऑन डिफरेंट ओरिएंटेशंस, यहाँ पर डिफरेंट ओरिएंटेशंस लिखना ज़रूरी है, in a given region of space, it indicates zero magnetic field, a non-zero region. Question number 23. Can you use the magnetic field to separate the isotopes of the chemical element? पहले देखिए कि आइसोटोप कहते किसे हैं। आइसोटोप को मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में की मदद से हमने आइसोटोप्स को सेपरेट करना है। तो आइसोटोप्स किसे कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिसका जो चार्ज होता है, चार्ज तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो जाता है। तो चार्ज सेम होने की वजह से और मास डिफरेंट होने की वजह से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। जब एक चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाते हैं, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर हुए। जब चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर होंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो चार्ज पार्टिकल इसके अंदर जब एंटर होंगे तो सर्कुलर पाथ बनाएंगे। लेकिन अगर वो चार्ज पार्टिकल डिफरेंट मासेस के हैं तो उनके जो रेडियस होंगे वो डिफरेंट बनेंगे। कुछ का जो कर्व है वो ज़्यादा होगा, कुछ का कर्व कम होगा। फ़र्ज़ करें कि ये तीन हमें कर्व मिले हैं। जो सबसे पहले मिलेगा इसको हम M1 कह देते हैं, ये M2 है, ये M3 है। जिसका रेडियस ज़्यादा होता जा रहा है इसका मतलब उसका मास ज़्यादा है। तो M3 सबसे ज़्यादा है, M2 और फिर उसके बाद M1 सबसे छोटा मास है, वो आसानी से डिफ्लेक्ट हो गया। बड़ा मास जो है वो मुश्किल से डिफ्लेक्ट होगा। हम इसको इक्वेशन से भी साबित कर सकते हैं। Atoms of an element having same atomic number मतलब चार्ज सेम है but the different atomic mass are called isotopes. Their E by M ratios, E by M ratio हमने कैलकुलेट की है वो 2V डिवाइड बाई बी स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। V क्या है? V जिस पोटेंशियल डिफरेंस से आपने चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया था इनिशियली, उसके अंदर भेजने के लिए, उस रीजन के अंदर भेजने के लिए। बी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, आर स्क्वायर मीन्स आर उसका रेडियस है उनके पाथ का। तो जिसका रेडियस ज़्यादा है उसका जो मास है वो भी ज़्यादा है। तो आइसोटोप्स ऑफ द लार्जर मास हैव द ग्रेटर रेडियस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो उनको हम फिर इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24. What should be the orientation of the current carrying loop coil in a magnetic field so that the torque acting upon the coil is maximum and minimum? टॉर्क मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा? फिर से वही रिलेशन है, टॉर्क इज इक्वल टू NI/BA एंड कॉज ऑफ अल्फ़ा। डिपेंड किस पे करता है? अल्फ़ा पे। अगर तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी तो मैक्सिमम होगा, और अगर 90 हो जाएगी तो मिनिमम होगा। If we place a current carrying coil in a magnetic field, it will tend to rotate. Tau is equal to NI/BA cos of alpha. मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? जब एंगल 0 हो जाएगा। और मिनिमम टॉर्क कब होगा? जब एंगल 90 हो जाएगा। तो आंसर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25. A loop of a wire is suspended between the poles of the magnet with its plane parallel to the pole faces. What happens if the direct current is put through the coil, and what happens if an alternating current is instead? तो अल्टरनेटिंग करंट अगर पास करे तो डायरेक्ट करंट पास करे तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? और दूसरा ये कि जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है। तो अगर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे पड़ी है, इसमें से इस तरफ नॉर्थ पोल है, इसमें से जो करंट है वो डाउनवर्ड एंड अपवर्ड पास कर रहा है। तो इसका जो एंगल है अल्फ़ा एंगल 0 है, तो टार्क इज़ नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर इसकी पोजीशन ओरिएंटेशन ऐसे हो जाए,
तो इस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से ऐसे पास करेंगे, तो इस केस के अंदर चूंकि इसकी प्लेन परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर जो है इसके साथ पैरेलल है, तो अल्फ़ा जो है वो 90 बनता है, जिसकी वजह से जो टार्क होता है वो 0 हो जाएगा। टार्क 0, इस पोजीशन के अंदर आप डायरेक्ट करंट पास करें या अल्टरनेटिंग करंट पास करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब उसका टार्क ही क्या रहेगा, 0 रहेगा, टार्क 0 रहेगा इस पोजीशन में। लेकिन इस वाली जो पहले वाली पोजीशन की बात अगर हम करें, सेकंड वाली पोजीशन में तो डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टार्क ही 0 रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो टार्क 0 नहीं है। जब टार्क 0 नहीं है तो जब हम अल्टरनेटिंग करंट पास करेंगे और डायरेक्ट करंट पास करेंगे तो वो डिफरेंस आएगा। अगर तो अल्टरनेटिंग करंट है तो वो कंटिन्यूसली रोटेट करेगा, और अगर डायरेक्ट करंट पास करेंगे तो ये ओसिलेट करेगा। तो ये क्वेश्चन लिखेंगे, if we place a current carrying coil in a magnetic field then coil tend to rotate, tau is equal to NIBA cos alpha। दो इसके केस हो सकते हैं। if magnetic field is parallel to the plane of the coil, torque will be equal to maximum, torque is equal to NIBA cos alpha जो है वो 1 हो गया है। डायरेक्ट करंट के केस में ये ओसिलेट करेगी, लेकिन इफ़ द डायरेक्ट करंट इज पास थ्रू द कॉइल। अल्टरनेटिंग कॉइल के केस में ये क्या होगा, कॉइल जो है वो कंटिन्यूसली रोटेट करेगी, इधर ओसिलेट करेगी और इधर रोटेट करेगी कंटिन्यूसली। दूसरे वाले केस में अगर वो उसका एंगल जो है 90 आ जाए तो टार्क ही 0 हो जाएगा, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डायरेक्ट करंट पास करें या फिर कॉइल विल नॉट रोटेट आइदर वी सेट अप